दोस्तों आज हम आपको उत्तराखंड चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको हम हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे, आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना चाहिए और ये हमारी यात्रा कितने दिनों की होगी और इसमें टोटल कितना खर्चा आने वाला है, हमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों आपको कौन से होटल पे रुकना चाहिए, कौन सी धर्मशाला आपको सस्ते में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आश्रम वगैरह जहाँ पे रहना खाना फ्री होगा वह कहाँ पे स्थित है चारों धामों में। दोस्तों इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों इस रास्ते में आने वाले हर शहर हर नगर के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिससे आप जब भी चार धाम यात्रा पे आए तो आपको कौन से रूट से जाना चाहिए, कौन सा रास्ता आप लोगों के लिए सही रहेगा। अगर आपको यह सारी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और दोस्तों मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपको अन्य कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा गाइड करने वाली होगी। तो हम अपनी यात्रा को हरिद्वार से शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम जाएंगे यमुनोत्री धाम, यमुनोत्री धाम से गंगोत्री, गंगोत्री से केदारनाथ धाम और केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ हमारा जो होगा वह हमारा आखिरी धाम होगा दोस्तों। और बद्रीनाथ से हम वापस हरिद्वार की ओर लौट जाएंगे दोस्तों। और इस वीडियो में हम आपको माणा गांव के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी यात्रा का जो हम प्रथम दिवस होगा वह हरिद्वार। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम आएंगे हरिद्वार। हरिद्वार आप अपने शहर से बस, ट्रेन या फ्लाइट के जरिए देहरादून होते हुए हरिद्वार आ सकते हैं। और अगर आपने अपना ऑनलाइन पंजीयन नहीं करवाया है तो आप हरिद्वार में आकर अपना ऑफलाइन पंजीयन जरूर करवाएं। यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट में पंजीयन मिल जाएगा दोस्तों। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है और यह बिल्कुल ही निःशुल्क होता है। तो दोस्तों हरिद्वार से अगले दिन हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे यमुनोत्री धाम की ओर, जो कि 225 किलोमीटर की दूरी पर होता है। हम हरिद्वार से जाएंगे देहरादून, देहरादून से मसूरी, मसूरी से बरकोट होते हुए हम जानकी चट्टी पहुंचेंगे। और दोस्तों जानकी चट्टी तक पहुंचने में हमें पूरा दिन लग जाएगा। और रास्ते में दोस्तों आपको खाने पीने के लिए बहुत से होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। दोस्तों आप सुबह उठकर जितनी जल्दी हो सके अपने सफ़र की शुरुआत करिए, क्योंकि दोपहर के बाद में इस रास्ते पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जिसके कारण लंबा जाम लग जाता है और यात्री घंटों जाम में परेशान होते रहते हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके अपनी यात्रा की शुरुआत कर दीजिए। और दोस्तों थोड़ा ही आगे जाने के बाद में आपको बर्फीले पहाड़, हसीन वादियाँ मिल जाएंगी, जिसमें आप पूरे दिन आनंद लेते हुए जानकी चट्टी तक पहुंचेंगे। और दोस्तों जानकी चट्टी पहुंच के हम रात्रि विश्राम करेंगे। और दोस्तों जानकी चट्टी में आपको रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स, धर्मशाला, लॉज, आश्रम मिल जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें होटलों के चार्जेस की, तो होटलों पे अगर आप नाइट स्टे करते हैं तो आपको एक रात्रि के लिए 2 से 4 हजार रुपये का चार्ज लिया जाता है। अगर आप किसी धर्मशाला में रुकते हैं तो 1,000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा 4 बेड वाला। और दोस्तों अगर आप बाबा काली कमली वाला के आश्रम में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे रुकना और खाना बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों यमुनोत्री धाम में। तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सेवा करनी होती है। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज यमुनोत्री धाम आए हुए हैं हम और यमुनोत्री धाम से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों जानकी चट्टी में रात्रि विश्राम करने के बाद में हम सुबह जाने वाले हैं यमुनोत्री धाम की ओर, जो कि 6 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करते हुए हमें जाना है। और दोस्तों अगर आप पैदल ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे घोड़े पिट्ठू मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप पालकी लेना चाहे तो पालकी की सुविधा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों घोड़े वाले आपसे दोनों साइड के लिए 2500 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर आप घोड़े से एक साइड सिर्फ चढ़ाई करना चाहते हैं तो घोड़े वाले आपसे 1500 रुपये लेंगे। और दोस्तों अगर आप पालकी लेना चाहते हैं तो पालकी पे आपको 4200 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो दोस्तों
यह आप जो पीछे देख रहे हैं मल्टी, इसके पीछे बाबा काली कमली वाला का आश्रम है। अगर आप वहां पे रात्रि विश्राम करते हैं तो आपको रहना खाना बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ी बहुत सेवा जरूर करनी होती है। और अब आइए हम चलते हैं यमुनोत्री धाम की ओर ट्रैकिंग करते हुए, जो कि आधे रास्ते तक बिल्कुल ही प्लेन रास्ता है और आधे रास्ते के बाद में थोड़ी चढ़ाई बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाली है। तो दोस्तों इस रास्ते पर चलते हुए हमें रास्ते पीने की चीजों की कोई कमी नहीं होने वाली और बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में पैदल ट्रैकिंग करते हुए हम 4 से 5 घंटे में बड़े ही आराम से यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे। और देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत वादियों के बीच में, दोनों पहाड़ों के बीच में बना हुआ माँ यमुना का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर और रास्ते पर्वतों के बीच से बहती हुई कल कल करती हुई माँ यमुना की धारा। और दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आएंगे बिल्कुल ही एक अलग ही आनंद का अनुभव करेंगे। दोस्तों इस मंदिर में आप जाइए और पहले आप गर्म कुंड में स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में आप दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए। और दोस्तों इस मंदिर में आप जैसे ही जाएंगे आपको एक अलग ही आनंद की प्राप्ति। माँ यमुना के दर्शन करके वापस जानकी चट्टी की ओर प्रस्थान करिए दोस्तों, क्योंकि हमें शाम होने से पहले पहले दोस्तों जानकी चट्टी पहुंचना है। और दोस्तों दोपहर के बाद में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों आप जब भी यमुनोत्री धाम आए अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर लेके आए। और दोस्तों साथ ही आपको रेनकोट भी लेके आना है, क्योंकि बारिश यहाँ पे कब शुरू हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। आप अपने साथ और ये अभी हम भैरव चट्टी में आ गए हैं। आप भैरव बाबा के दर्शन करिए, जय बाबा भैरवनाथ की। और दोस्तों बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के पश्चात हम वापस नीचे की ओर चलेंगे जानकी चट्टी में, जहां जाके हमें रात्रि विश्राम करना है। दोस्तों जानकी चट्टी में हमें 2 रातें विश्राम करनी होती है। पहली रात जब हम हरिद्वार से जानकी चट्टी आते हैं उस रात हमें जानकी चट्टी में रुकना होता है। और दूसरे दिन सुबह उठकर हम यमुना मैया के दर्शन करने जाएंगे और दर्शन करके वापस लौट के हमें जानकी चट्टी में ही रात्रि विश्राम करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से वापस जाएंगे बरकोट होते हुए गंगोत्री धाम की ओर। दोस्तों रास्ते में यह जो हमारा सफर होने वाला है 7.5 से 8 घंटे का सफर होगा। और दोस्तों इस सफर में आप अगर सुबह 6 बजे अपनी यात्रा को स्टार्ट कर देते हैं तो दिन में 2 बजे तक आप बड़े ही आराम से 230 किलोमीटर का रास्ता पार करके गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। और दोस्तों इस रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत नदियां, पहाड़, वन और बहुत ही खूबसूरत ब्रिजेस से होकर आप गुजरेंगे। यह जो आपकी यात्रा का अनुभव होगा बहुत ही खूबसूरत होगा। तो दोस्तों जानकी चट्टी से हम जाएंगे बरकोट, बरकोट से धारासू बेंड, धारासू बेंड से हमें जाना होगा उत्तरकाशी। और दोस्तों उत्तरकाशी के बाद में हर्सिल आता है। हर्सिल के बाद में जो आप देखेंगे कि जो पहाड़ों के बीच में बहुत सारे खूबसूरत वृक्ष, चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से होते हुए आप पहुंच जाएंगे गंगोत्री धाम की ओर। और दोस्तों गंगोत्री धाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई पैदल ट्रैकिंग नहीं करनी होती। आप अपनी वाहन से गंगोत्री धाम तक बड़े ही आराम से पहुंच जाएंगे। और गंगोत्री धाम में पहुंचने के बाद में आप वहां पे होटल्स वगैरह ले सकते हैं और खाना वगैरह वहां पे आप खा। जय गंगा मैया। दोस्तों आज हम आए हुए हैं गंगोत्री धाम में और आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। और इसी पावन पर्व पे हम माँ गंगा के पावन दरबार गंगोत्री धाम में आए हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भगीरथ जी ने घोर तपस्या करी थी और माँ गंगा को पृथ्वीलोक पर बुलाया था। और आज ही के दिन गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा ने पृथ्वीलोक पर आगमन हुआ था माँ गंगा का। तो दोस्तों गंगोत्री धाम में पहुंचते ही हम मंदिर में जाकर माँ गंगा के दर्शन करेंगे और पूजन वगैरह आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर में आप बड़े ही आराम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी सीजन में आएंगे आपको यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलने वाली।
दोस्तों यहाँ पे अगर आप गोमुख तक जाना चाहते हैं तो यहाँ से 25 किलोमीटर का पैदल ट्रेकिंग करते हुए आपको गोमुख तक जाना होगा। आप शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो तो ही आप गोमुख तक की यात्रा करिए। दोस्तों गोमुख तक की यहाँ से जो यात्रा है वो बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है, तो हम यहीं पे माँ गंगा के दर्शन और पूजन करेंगे। और दोस्तों मंदिर में दर्शन करने से पूर्व हम जाएंगे गंगा घाट पर, और दोस्तों यहाँ पे घाट पे हम स्नान करेंगे, उसके बाद में माँ गंगा के दर्शन करेंगे मंदिर में जाकर। तो दोस्तों अगर आप गंगोत्री धाम में स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बहुत ही सावधानी के साथ स्नान कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गंगा मैया का जो वेग है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है। आप जब भी यहाँ पे स्नान करें तो जंजीर वगैरह आप अच्छी तरह से पकड़ के स्नान करें, क्योंकि यहाँ से जो गंगा मैया नदी का जो बहाव है वो बहुत ही तेज होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जो कल कल बहती हुई धारा है, यहीं से गंगा मैया का उद्गम स्थल माना जाता है। अगर आप गोमुख ग्लेशियर तक जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और आप देख पा रहे हैं सामने वो पहाड़ी ग्लेशियर वाली, वहीं से माँ गंगा का उद्गम होता है और वहीं पे गोमुख भी है। तो दोस्तों अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हो तो आप गोमुख तक जा सकते हैं, वरना आप यहीं पे माँ गंगा की आरती में शामिल हो जाइए। तो दोस्तों गंगा स्नान और मंदिर में माँ गंगा के दर्शन करने के पश्चात अगर आपको भोजन वगैरह करना हो तो यहीं पे मंदिर के सामने ही पुजारी भोजनालय है, जहाँ पे आप बिल्कुल ही फ्री में भोजन का आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप दान, जो भी आप दान करना चाहते हैं, दान करके यहाँ पे आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर गंगोत्री धाम में रात्रि विश्राम की, तो मंदिर के साइड में ही आप देख पा रहे हैं कि ऊपर दूसरी साइड में बाबा काली कमली वाला यात्री निवास है, जहाँ पे आप बिल्कुल ही फ्री में रात्रि विश्राम भी कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको होटल्स वगैरह लेना हो तो होटल्स यहाँ पे गंगोत्री धाम में आपको 1000 से 3000 के बीच में आपके बजट के हिसाब से मिल जाएंगे। और अगर आपको होटल्स वगैरह पे भोजन वगैरह करना हो तो भोजन यहाँ पे आपको 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में भरपेट मिल जाएगा दोस्तों। तो हम आज यहीं गंगोत्री धाम में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह उठकर हम चलेंगे यहाँ से केदारनाथ धाम की ओर, जो कि यहाँ से 350 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है दोस्तों। तो हम गंगोत्री धाम से पहले जाएंगे उत्तर काशी से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों उत्तर काशी से जो हमारा केदारनाथ धाम के लिए जो रास्ता होने वाला है वो हमारा अब तक का सबसे खूबसूरत रास्ता होने वाला है। दोस्तों पहले मैं आपको रास्ते के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हम उत्तर काशी से लंबगांव जाएंगे, लंबगांव से हम धनसाली जाएंगे, धनसाली से हमें तिलवाड़ा जाना होगा, तिलवाड़ा से अगस्त्यमुनि, अगस्त्यमुनि से ओखीमठ से फाटा होते हुए हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस रास्ते के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए किसी भी मार्ग की किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस रास्ते पे हम कई बार बाइक से भी गए हैं, कार से भी गए हैं, बस से भी गए हैं दोस्तों। इस रास्ते की संपूर्ण जानकारी हम आपको दे पाएंगे। और दोस्तों यह जो हमारा रूट होने वाला है यह 350 किलोमीटर के अराउंड होने वाला है। और दोस्तों इस रास्ते पे हमें अगर आपको नाइट रुकना है, खाना है, उसके लिए रास्ते में बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको रात्रि विश्राम भी करना हो तो भी इस रास्ते पे आपको होटल वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको धनसाली, लंबगांव और रास्ते में जितने भी गांव पड़ते हैं सभी में आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे दोस्तों। और आप इस रास्ते पे चलते हुए बहुत ही सुखद अनुभव करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस रास्ते पे पहाड़ के ऊपर आप चल रहे हैं और आपके नीचे बादल और आपकी गाड़ी के सामने आपके आसपास बादल मंडराते हुए नजर आएंगे दोस्तों। यह हमारी अब तक की यात्रा का सबसे खूबसूरत रास्ता है। और दोस्तों इस रास्ते की एक खासियत यह भी है कि इस रास्ते पे आपको सामने से आने वाले वाहन बहुत ही कम मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि इस रास्ते पर सिर्फ गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम जाने वाले ही यात्री होते हैं। उधर से कोई उल्टी यात्रा कोई नहीं करता दोस्तों।
हमारी जो यात्रा होती है हरिद्वार से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये घूमते हुए आती है दोस्तों। इस रास्ते पे आपको सामने से आने वाले कोई भी वाहन नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस रास्ते से पूरा दिन ट्रेवल करने के बाद में हम शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में पहुंचेंगे सोनप्रयाग। और दोस्तों सोनप्रयाग में आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और आप चले जाइए गौरीकुंड। और गौरीकुंड से आप गौरीकुंड में ही अपना होटल्स वगैरह लेके आप वहीं पे रात्रि विश्राम करिए। दोस्तों गौरीकुंड में अगर आप होटल लेते हैं तो आपको 4 से 5 हजार रुपए में पड़ने वाला है। अगर आपको कोई धर्मशाला या आश्रम मिल जाए तो उसमें आपको 1000 रुपए पे करने होंगे। और दोस्तों अगर आप डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो आपसे 500 रुपए पर हेड का चार्ज किया जाएगा वहां पे। दोस्तों केदारनाथ हमारा सबसे ज्यादा महंगा स्थान है और सबसे ज्यादा भीड़ भी केदारनाथ धाम में ही होती है। तो आप केदारनाथ धाम जब भी आए थोड़ा आपका बजट बढ़ा के ही आए दोस्तों, क्योंकि केदारनाथ धाम में कभी कभी यात्रा रोक दी जाती है तो आपको 1 से 2 दिन वहां पे दर्शनों के लिए रुकना पड़ सकता है दोस्तों। और अगर आप 2 दिन रुकेंगे तो आप सोच लीजिए कि वहां पे आपका खर्चा बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो दोस्तों गौरीकुंड में हम रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन आप जितनी भी जल्दी हो सके। तो दोस्तों हम पहुंच गए सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में हम सबसे पहले अपने वाहन को पार्किंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा है, जहाँ पे आपसे 24 घंटे के लिए 100 रुपए का चार्ज किया जाता है। दोस्तों अपना वाहन पार्क करने के बाद में हम जाएंगे गौरीकुंड की ओर, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों गौरीकुंड जाने के लिए हमें यहाँ पे बहुत सारी टैक्सियां मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप मई और जून के महीने में आते हैं तो आपको टैक्सियों के लिए 1 से 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा दोस्तों। तो हम गौरीकुंड पहुंचने के बाद में गौरीकुंड में ही अपना रात्रि विश्राम करेंगे दोस्तों, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ की जो दूरी है वह बहुत ही कम हो जाती है और वहां से ही अपनी पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। अगर हम सोनप्रयाग में रुकेंगे तो सोनप्रयाग से हमें गौरीकुंड पहुंचने में दूसरे दिन वापस बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए हम गौरीकुंड में रात्रि विश्राम करेंगे और वहां से सुबह जितनी जल्दी हो सके हम बढ़ जाएं केदारनाथ धाम की ओर, जो कि बहुत ही खूबसूरत सफर होने वाला है हमारा। दोस्तों गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की जो दूरी है वह 16 किलोमीटर बताई जाती है दोस्तों, लेकिन यह दूरी 23 से 24 किलोमीटर की है, क्योंकि जो पहले जो रास्ते बनाए गए थे जो सीधे थे वह रास्ते 16 किलोमीटर के थे दोस्तों। 2013 में जो प्रलय आया था उसके बाद में जो रास्ते बने हैं वह थोड़े ज्यादा लंबे है दोस्तों। इसमें आपको 23 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करनी होगी दोस्तों। और आप इस ट्रैकिंग में जब भी आए दोस्तों अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर लेके आए, क्योंकि केदारनाथ धाम में बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। और रेनकोट अपने साथ में रखिए दोस्तों, क्योंकि दोपहर के बाद में रोजाना बारिश हो जाती है और स्नोफॉल भी कभी कभी हो जाती है। तो आप अपने साथ में इन जरूरी चीजों को जरूर कैरी करें। तो दोस्तों पूरा दिन यात्रा करने के बाद में हम शाम तक पहुंचेंगे केदारनाथ धाम में। और केदारनाथ धाम में दोस्तों जैसे ही आप पहुंचोगे आपकी यात्रा की सारी थकान वहीं पे खत्म हो जाएगी दोस्तों। आप केदारनाथ धाम में जाइए, बड़े ही आराम से केदारनाथ बाबा के दर्शन करिए और दोस्तों वहीं पे हम रात्रि विश्राम करेंगे। अगर आप केदारनाथ धाम में होटल्स वगैरह लेते हैं दोस्तों तो आपसे 6 से 7 हजार रुपए का चार्ज लिया जाता है जून और मई और जून के महीने में। उसके बाद में आप अगर बाद में आते हैं तो आपसे 1000-2000 में कोई भी होटल मिल जाएगा। तो दोस्तों हम रुकेंगे GMVN के टेंट में, जिसमें आपसे 800 रुपए पर हेड लिया जाता है और आप वहां पे रात्रि विश्राम करिए दोस्तों। और अगर आपको फ्री में रुकना है तो यहाँ पे ललित बाबा का आश्रम है, जहाँ पे रहना खाना बिल्कुल ही फ्री होता है दोस्तों। तो हम रात्रि विश्राम करने के बाद में सुबह जितनी जल्दी हो सके, अगर आप 2 बजे उठ जाते हैं तो आपको मई और जून के महीने में भी गर्भगृह में दर्शन करने की अनुमति दी जाती है दोस्तों। तो हम जितनी जल्दी हो सके उठकर भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम अपनी यात्रा को वापस रिटर्न करेंगे गौरीकुंड की ओर, क्योंकि दोस्तों सुबह जितनी जल्दी हो सके आप वापस नीचे की ओर आ जाइए, क्योंकि दोपहर के बाद में बारिश आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करेगी। तो हम केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद वापस गौरीकुंड आ जाएंगे दोस्तों। गौरीकुंड में फिर हमें एक रात्रि विश्राम करना होगा। उसके बाद में दोस्तों हम अपने वाहन को पार्किंग से उठा के बढ़ जाएंगे बद्रीनाथ धाम की ओर, जो कि यहाँ से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों इस रास्ते में हमें पहले जाना होगा रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से हमें जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम की ओर जाना है दोस्तों। अगर आपको तुंगनाथ जाना हो तो एक और रास्ता है जिससे आप तुंगनाथ जा सकते हैं।
इस रास्ते से हम जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम जाएंगे और यह रास्ता काफी चौड़ा और साफ है। और जो पीछे वाला जो तुंगनाथ वाला, अगर आपको तुंगनाथ जाना हो तो आप पीछे वाले रास्ते से जाइए, तो आप तुंगनाथ भी जाएंगे और बद्री विशाल भी उसी रास्ते से पहुंच जाएंगे। वह रास्ता सीधा पड़ेगा। अगर आप उस रास्ते से जाते हो तो आपको करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर का राउंड बच जाएगा। पर यह रास्ता 25 किलोमीटर लंबा है, पर यह रास्ता साफ है, थोड़ा चौड़ा रास्ता है। तो चलिए हम इस रास्ते से चलते हैं। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी आप देख सकते हैं 159 किलोमीटर है और रुद्रप्रयाग यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग से हमारा बद्रीनाथ धाम तक का जो रास्ता होने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत और बर्फीले पहाड़ों के बीच से होते हुए जाता है दोस्तों। और ये इस रास्ते को अभी डबल बना दिया गया है। जब हम पिछले साल इस रास्ते पे आए थे तो यह रास्ता पूरा ही सिंगल था और अब इस रास्ते को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया बना दिया गया है दोस्तों। सामने आप देख सकते हैं पर्वतों के ऊपर स्नोफॉल हो रही है दोस्तों। और कुछ ही देर चलने के बाद में हम पहुंच जाएंगे हनुमान चट्टी दोस्तों। हनुमान चट्टी में हनुमान जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जहां पे आप हनुमान जी के दर्शन करें। और अगर आप हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ वहां पे अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, इस रास्ते पर हम जब रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इस रास्ते पर हम जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम की ओर जाएंगे दोस्तों। और अगर आपको तुंगनाथ जाना है तो आप केदारनाथ से सीधे तुंगनाथ के जो पर्वत है वहां पे चढ़ाई कर सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची जगह पे स्थित महादेव का एक मंदिर है दोस्तों। तुंगनाथ से अगर आप बद्रीनाथ धाम आते हैं तो आपको 25 किलोमीटर का राउंड जो है बच जाता है, पर वह रास्ता पूरा ही सिंगल है और उस रास्ते पर चढ़ाई और ढलान बहुत ही ज्यादा है। और हम जिस रास्ते से जा रहे हैं यह रास्ता पूरा ही साफ और इस रास्ते पर ढलान भी कम है दोस्तों। और हम बद्रीनाथ धाम पहुंचने में करीब करीब हमें 4 से 5 बजे का समय लग जाएगा दोस्तों। तो ये जो हमारा सफर होने वाला है दोस्तों 8 से 9 घंटे का होने वाला है। और 8 से 9 घंटे सफर करने के बाद में दोस्तों आपका जी नहीं भरेगा। आप सोचेंगे कि बहुत ही जल्दी पहुंच गए, क्योंकि इस रास्ते की खूबसूरती ही ऐसी है दोस्तों। यह रास्ता अब तक का सबसे खूबसूरत रास्ता रहेगा दोस्तों। आप बद्रीनाथ धाम हम पहुंचेंगे दोस्तों, और बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद में हमें वहां पर किसी भी प्रकार की कोई पैदल ट्रैकिंग नहीं करनी होगी। हम अपने वाहन से ही बद्रीनाथ धाम तक सीधे पहुंच जाएंगे दोस्तों। और वहां पे रात्रि विश्राम के लिए होटल, धर्मशाला, बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे। अगर आप होटल्स में रुकते हैं तो आपसे 2 से 3 हजार रुपए चार्ज लगेगा दोस्तों। अगर आप धर्मशाला में रुकते हैं तो 800 से 1000 रुपए के बीच में आपको रूम मिल जाएगा। और अगर आप आश्रम में रुकते हैं दोस्तों तो आश्रम में आपको 200 से 250 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा दोस्तों। और पहुंच गए हम अभी हनुमान चट्टी। यहाँ पे हम बाबा बजरंगबली के दर्शन करेंगे। बस यहाँ से 10 किलोमीटर यात्रा और बची है हमारी बद्रीनाथ धाम के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे, पहले दर्शन करेंगे हनुमान जी के। करके हम बढ़ेंगे बद्रीनाथ धाम की ओर। तो बद्रीनाथ धाम में पहुंचते ही हम सबसे पहले तप्त कुंड में स्नान करेंगे दोस्तों। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपके शरीर के सभी रोगों का नाश हो जाएगा। और आप इस कुंड में आके अवश्य ही स्नान करिए दोस्तों। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है तो आपको शुरू में डर लगेगा, पर जैसे ही आप कुंड के नजदीक पहुंचेंगे दोस्तों आप बड़े ही आराम से यहाँ पे स्नान कर पाएंगे। तो स्नान करने के पश्चात हम जाएंगे बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए दोस्तों। यहाँ पे आप अगर मई और जून के महीने में आते हैं तो आपको दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। और 4 से 5 घंटे में आप लाइन को पूरी करते हुए भगवान बद्री विशाल के दर्शन प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दर्शन प्राप्त करते ही आपका जो 4 धाम की यात्रा थी वह पूर्ण होगी दोस्तों। और आप बड़े ही भाग्यवान होंगे कि आपने इन 4 धामों में यात्रा की और 4 धामों में दर्शन किए दोस्तों। हमारे जो बड़े 4 धाम हैं द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और बद्री विशाल धाम में सबसे बड़ा धाम बद्रीनाथ का ही है दोस्तों। तो आप एक बार अपनी लाइफ में बद्रीनाथ धाम और 4 धामों की यात्रा जरूर कीजिए दोस्तों। आप देख सकते हैं सामने कल कल बहती हुई अलकनंदा नदी
आगे से बहुत ही शोर मचाते हुए आती है और यहाँ आने के बाद में बहुत ही शांत हो जाती है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के पश्चात अगर आप जाना चाहते हैं माणा गांव, तो आप माणा गांव हो आइए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है उसमें अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप इन चारों धामों की वीडियो अलग अलग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वह वीडियो आपको मिल जाएगी, जिससे आपको पूर्ण रूप से एक एक धाम की हमने विस्तार पूर्वक वीडियो बना रखी है। जो आप जिस भी धाम में जाना चाहें उस वीडियो को देख के आप 1 धाम, 2 धाम, 3 धाम, 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, तो हम यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद में माणा गांव जाएंगे। और ये जो हमारी यात्रा थी वह 9 दिन और 8 रातों की थी। दोस्तों, आज हम 8वीं रात्रि का विश्राम बद्रीनाथ धाम में करेंगे। और दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में विश्राम करने के लिए आपको बहुत से होटल, धर्मशाला मिल जाएंगे, आश्रम भी है। यहाँ पे निःशुल्क अन्य क्षेत्र भी चलता रहता है, तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे होटल्स वगैरह ले सकते हैं। और आप बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के पश्चात माणा गांव भी जा सकते हैं। तहेर माणा गांव दोस्तों, जो कि हमारी हिंदुस्तान की सीमा का प्रथम गांव है और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने के पश्चात भारत और तिब्बत की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, यहीं से मां सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और यहीं पे बैठकर भगवान श्री गणेश ने महाभारत की रचना करी थी। और दोस्तों, यही वह स्थान है जहाँ से होते हुए पांडवों ने स्वर्ग की ओर अपने रास्ते को आगे बढ़ाया था। दोस्तों, यहाँ से जो थोड़ी आगे जाने के बाद में वसुधारा वाटरफॉल भी यहीं पे होती है दोस्तों। और यहीं पे गणेश गुफा और व्यास गुफा भी है, आप उनके भी दर्शन करिए। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों, इसके अलावा आप किसी भी धाम से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो मुझसे चाहते हैं तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर तरह से हेल्प कर सकूं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इन 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए चप्पे चप्पे की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8085628300। आप कहीं पे भी घूमने अगर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके अपनी जो भी मतलब आपको जो भी जानकारी चाहिए उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यह हमारा वीडियो बस यहीं तक का था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं वापस अपने घर की ओर। तो जय हो 4 धाम की, जय बद्री केदार, जय मां गंगा यमुना।